कल के लेक्चर में किसी को डाउट है? ठीक, आगे देखते हैं फिर। देखिए, नेक्स्ट है हमारा एंजाइम कैटालाइसिस। ठीक है, ये उस टाइप के कैटालाइसिस है या कैटलिस्ट प्रोसेस है जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, या फिर यूँ कहिए कि बायोलॉजिकल चीज़ें यूज़ होती है या बायोकेमिकल चीज़ें यूज़ होती है। ठीक है, जैसे आप देखो, आपका दही बनाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे जो या दही को मतलब मिल्क को कन्वर्ट करने के लिए दही में वहाँ पे जो एंजाइम्स यूज होता है, उस टाइप के रिएक्शंस को हम एंजाइम कैटालाइसिस कहते हैं। या फिर शुगर को तोड़ने के लिए काम में आता है, या बहुत सारे इंडस्ट्री में जो प्रोसेसेस है उसको काम में आते हैं, या यूँ आप कहिए कि घी बनाने के काम में आता है। तो वैसे रिएक्शन जो बायोलॉजिकल टर्म से रिलेटेड हो और उसमें कैटलिस्ट बायोलॉजी वाले लगते हो, या तो उनको हम एंजाइम कैटालाइसिस कहते हैं। उनको वो एंजाइम्स के मदद से चलते हैं। The phenomena in which reactions are catalyzed by enzymes are known as enzyme catalysis. Enzymes are complex biological nitrogenous macromolecules, proteins derived from living organisms. ये जो enzymes हैं, ये living organism से निकाले जाते हैं, या तो animal से होगा, या plant से होगा, या human being से होगा, इस टाइप से। And the process is also known as biological or biochemical catalysis. मतलब ये वो प्रोसेसेस है जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को मिक्स करके किया जाता है। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल इसका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये आपका केन शुगर है C12H12O11, और इन्वर्टेज नाम का कैटलिस्ट है, ये एंजाइम कैटलिस्ट है इन्वर्टेज, जो इस केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने के काम में आता है। एक्चुअल में हम जो शुगर खाते हैं घर पे, वो ये शुगर होता है ग्लूकोज हमारा। ठीक है, हम इसको नहीं खाते। देन नेक्स्ट रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू maltose टू इथेनॉल एंड देन टू एसिटिक एसिड। ये एक रिएक्शन है जिसमें स्टार्च को कन्वर्ट किया जा रहा है, सबसे पहले maltose में, फिर शुगर में, देन उसके इथेनोइक एसिड में, सॉरी इथेनॉल में, एंड देन इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे जितने भी कैटलिस्ट है, ये सभी आपके एंजाइम कैटलिस्ट है। सबसे पहला डायस्टेज, ये आपका एंजाइम कैटलिस्ट है, ये H2O के प्रेजेंस में हो रहा है। देन नेक्स्ट आपका कैटलिस्ट यूज होता है maltose, ये भी H2O के प्रेजेंस में है। इसीलिए इन रिएक्शंस को हम कहते हैं कि ये हाइड्रोलाइज्ड रिएक्शन है या हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन है। यहाँ पे H2O यूज होता है, इसलिए इनको हम हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस भी कहते हैं। देन इथेनॉल, शुगर से हमारा इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए जाइमेज नाम का एंजाइम कैटलिस्ट यूज होता है। फिर इथेनॉल से इथेनोइक एसिड में हम माइकोडर्मा डर्मा या एसिटाइल बैसिली नाम के एंजाइम कैटलिस्ट को यूज करते हैं। तीसरा एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम कैटलिस्ट का यूज होता है, जिसको हम लैक्टोबैसिली कहते हैं। द एंजाइम लैक्टोबैसिली हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अगर आप दूध को देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर में, तो आपको, सॉरी दूध नहीं, मिल्क, सॉरी कर्ड को, दही को आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर में, तो आपको देखने को मिलेगा कि उसके उसमें बहुत सारे कीड़े हैं। ठीक है, वो जो कीड़ा है वो एक्चुअल में ये आपका लैक्टोबैसिली वाला वो एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है आपके मिल्क को दही में। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है एंजाइम कैटलिस्ट का या एंजाइम कैटालाइसिस का। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, एक बार देखिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
हो गया, आगे चले। कोई डाउट है इसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कोई डिफरेंस नहीं है, बस उसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है फार्मूला का, उसमें फर्क होता है। केमिकल फार्मूला में कोई फर्क नहीं है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में उसके अरेंजमेंट में फर्क होता है एटम्स के। कौन सा रिएक्शन शीतल? ये रिएक्शन, इसमें आपका सुक्रोज है, ये केन शुगर होता है। केन शुगर को हम ब्रेक करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। ये जो शुगर निकलता है गन्ने से, इसको आप खा नहीं सकते डायरेक्टली, ठीक है। जब ये फैक्ट्री में यूज किया जाता है, बनाया जाता है इससे, तो इसको हम डायरेक्टली खा नहीं सकते। तो होता क्या है कि इसको तोड़ा जाता है ताकि आप इसको जनरल लाइफ में यूज कर सके। तो ये जो ग्लूकोज वाला हिस्सा हिस्सा है, इसको हम नॉर्मली घर पे खाते हैं। इक्वेशन आप बैलेंस कर लेंगे। और कोई डाउट है इसमें? देखिए, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, कि एंजाइम कैटालाइसिस का मेन फंडामेंटल्स क्या है, एंजाइम कैटालाइसिस के फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दैट इज वन एंजाइम फॉर वन रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब है कि एक रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम की जरूरत पड़ती है, दूसरे एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ये सभी जीवित कैटलिस्ट है, सभी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। इस वजह से एक रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटलिस्ट हमको लगता है, ठीक है। तो इस रीजन से इसको कहते हैं हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। दूसरा है हाइड्रोलाइटिक इन नेचर। हाइड्रोलाइटिक इन नेचर कहने का मतलब है कि जितने भी रिएक्शंस है, मैक्सिमम रिएक्शंस जो है वाटर के प्रेजेंस में होते हैं। Then third point, mostly the reaction takes place with the evolution of gases। जो बहुत मैक्सिमम रिएक्शन जो है उसमें बाई प्रोडक्ट गैस होता है, और उसमें से भी मैक्सिमम टाइम पे आपका CO2 निकलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन एंजाइम कंसंट्रेशन। तो इसकी जो रिएक्शन की जो स्पीड है या रेट ऑफ रिएक्शन जो हम कहते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे कितना कंसंट्रेशन लिया है एंजाइम्स का, उन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। The next point, favorable range of pH for this type of reaction is in between 5 to 7। इस टाइप के जितने भी रिएक्शंस है, इसका जो pH वैल्यू होता है वो 5 से 7 के बीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। ये जितने भी रिएक्शंस चलते हैं, ये लगभग सभी रिएक्शंस 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चलते हैं। The rate of enzyme catalysis is maximum at certain temperature known as optimum temperature। ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। Influence of activators and coenzymes, it is observed that when a small non-protein vitamins
is added with an enzyme, the catalytic activity of enzymes enhances considerably. कहने का मतलब है कि अगर किसी रिएक्शन में हम नॉन प्रोटीन चीज़ें डालते हैं, जैसे विटामिन अगर डाल दिए, तो होता क्या है कि जो कैटलिस्ट एक्टिविटी है, मतलब एंजाइम्स का जो वर्किंग है कैटलिस्ट का, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और इन चीज़ों को हम कहते हैं को एंजाइम्स। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, जो हमने कैटलिस्ट पढ़ा था, कैटलिस्ट में हमने प्रोमोटर्स पढ़ा था, ठीक है। कैटलिस्ट में हमने प्रोमोटर्स पढ़ा था। प्रोमोटर क्या करता था, कैटलिस्ट के काम को और अच्छी तरीके से बढ़ाता था। जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ वापस से। देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि आयरन हमारा कैटलिस्ट है और जो मोलिब्डेनम है ये प्रोमोटर का काम करता है, ठीक है। तो ये करता क्या है कि कैटलिस्ट के प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट के स्पीड को और फास्ट करता है, मतलब ये कैटलिस्ट के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है। तो ये जो मॉलिब्डेनम है यहाँ पे, ये कैटलिस्ट के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। सेम तरीके से यहाँ पे जो हमारा कोएंजाइम्स है, ये कोएंजाइम्स भी एंजाइम्स के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं, मतलब उनके लिए उनकी स्पीड को, उनके वर्किंग को और बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो जो काम वहाँ पे प्रोमोटर्स करते थे, वो काम यहाँ पे कोएंजाइम्स करते हैं। उसी तरीके से सिमिलरली द मेटल आयंस लाइक Na प्लस Mn2 प्लस Cu2 प्लस CO2 प्लस etc when weakly bonded to enzyme molecules increases the catalytic activity of enzymes. द मेटल आयंस आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स। ये क्या कहलाते हैं, एक्टिवेटर्स, जो ये भी क्या करते हैं, एंजाइम के साथ बॉन्ड बनाते हैं और उनका एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ influence of inhibitors and poisons. The inhibitors or poison interact with the active functional groups on the enzyme's surface and often reduce or completely destroy the catalytic activity of the enzymes. तो कैटलिस्ट में हमने जो पॉइजन पढ़ा था, वही पॉइजन यहाँ पे भी काम आता है। और ये करते क्या है, तो आपके एंजाइम्स कैटलिस्ट का वर्किंग को रोकते हैं, उनके लिए जहर का काम करते हैं। तो आपका जो रिएक्शंस है वो बंद हो जाएगा, या वो रिएक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसको आप देखो, आप सारे पॉइंट्स देख लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। 4 नंबर, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन एंजाइम कैटलिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब है कि ये जो भी रिएक्शंस है एग्जांपल्स में, अगर इनकी स्पीड को, अगर इनका स्पीड को घटाना या बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा कि इस कैटलिस्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाना या घटाना होगा। अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा, रिएक्शन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। अगर कंसंट्रेशन घटता है तो रिएक्शन का स्पीड घट जाएगा। इसीलिए लिखा गया है कि कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर कंसंट्रेशन घटे तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा।
इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है कि बाई प्रोडक्ट में रिलीज ऑफ गैस। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपके खाने के पाचन क्रिया में क्या होता है कि आपको एक तो एनर्जी मिलता है खाने से, लेकिन साथ साथ उसके साथ साथ गैस भी रिलीज होता है। ठीक है, तो उसको हम इवोल्यूशन ऑफ गैस कहते हैं। 8 सर अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट में अगर बाय प्रोडक्ट बन रहा है तो सर उस तो रिएक्शन का जो आवाज नहीं आ मास रहा, होगा तो आपको जो इंक्रीज। पूछना है आप लिख के पूछिए। 0.7। देखिए ये जो एक्टिवेटर्स है ये भी आपका, जैसे यहाँ पे क्या है, ऊपर में जो कोएंजाइम्स के लिए लिखा गया है, कोएंजाइम्स आपका विटामिन होता है, मतलब जो नॉन प्रोटीन वाले चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके इस रिएक्शंस को बढ़ाने में मदद करते हैं। उसी तरीके से एक्टिवेटर्स होता है, जैसे ये मेटल्स हैं, तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल आयंस क्या करते हैं कि एंजाइम्स के एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो इनको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। किसी रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट्स बनने से हम किसी रिएक्शन का मास नहीं देखते हैं। ठीक है, किसी रिएक्शन का मास नहीं देखते, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए हम उसका मास देखते हैं। रह गया बात बाई प्रोडक्ट का, तो बाई प्रोडक्ट का जो मास होगा होगा, उससे रिएक्शन के मास पे क्या चेक करना है उसमें, कि हम रिएक्शन के मास से कुछ डील डील नहीं करते, हम जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है, उसके मास से हमें डील करना होता है। बाई प्रोडक्ट एक तरह से एक अलग से प्रोडक्ट बनाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका रिएक्शन है, ठीक है, जैसे मान लो यही आपका रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के साथ सपोज कीजिए यहाँ आपको O2 या CO2 कोई भी गैस रिलीज हो गया, तो वो एक तरह से आपका बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपको जरूरत नहीं है उस चीज की, लेकिन फिर भी वो रिएक्शन में खुद ब खुद प्रोड्यूस हो रहा है, उसका वो मतलब होता है बाई प्रोडक्ट का। चलिए आगे देखें। देखिए नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। ठीक है, कि एंजाइम कैटालाइसिस ये काम कैसे करता है। तो हमने जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन पढ़ा था, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो हमारा थ्योरी है ये वाला, इसमें हमने क्या देखा था कि एक जो कैटलिस्ट है हमारा, ये रिएक्टेंट के साथ मिलके एक बीच का प्रोडक्ट बनाता है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम रहता है। तो एंजाइम कैटालाइसिस में भी सेम प्रोसेस है, सेम मैकेनिज्म चलता है कि जो हमारा एंजाइम है वो रिएक्टेंट के साथ, देखिए यहाँ जो सबस्ट्रेट लिखा गया है ये इसका मतलब होता है रिएक्टेंट। तो एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ या रिएक्टेंट के साथ एक बीच का प्रोडक्ट बनाता है जिसको कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। या यूं कहिए कि हमने जो थ्योरी पढ़ा था आगे उसमें इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है हमारा ये। और ये क्या करता है, फिर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उससे एंजाइम अलग हो जाता है और सबस्ट्रेट अलग हो जाता है एज ए प्रोडक्ट। तो जो हमारा एंजाइम था ओरिजिनल में, वो हमारा एंजाइम एक्चुअली मिल गया हमको कैटलिस्ट के रूप में जो था, और हमारा जो प्रोडक्ट हमको मिला सो यहाँ पे बन गया। तो सेम थ्योरी यहाँ एप्लीकेबल है, बस यहाँ पे क्या होता है कि किसी खास रिएक्शन के लिए खास
एंजाइम्स की ही जरूरत पड़ती है, और इसको हम की एंड लॉक टाइप ऑफ मैकेनिज्म भी कहते हैं। जैसे एक खास ताला खोलने के लिए खास चाबी की जरूरत पड़ती है, हर ताला हर चाबी से नहीं खुलता। तो उसी तरीके से यहाँ जो एंजाइम्स वाले रिएक्शंस होते हैं उसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है उसमें वही कैटलिस्ट यूज होगा जो उस रिएक्शन के लिए सुइटेबल है, दूसरा कैटलिस्ट कभी काम नहीं कर सकता। जैसे आपका दूध जब दही में कन्वर्ट होता है तो उसमें लैक्टोबैसिली नाम का ही आपका कैटलिस्ट एंजाइम कैटलिस्ट काम आएगा, दूसरा कोई कैटलिस्ट काम नहीं आता। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से कहते हैं कि की एंड लॉक टाइप ऑफ मैकेनिज्म भी कहा जाता है इस चीज को। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। There are a large number of cavities present at the surface of colloidal particles of enzymes। कहने का मतलब है कि जो enzymes है उनके surface पे काफी सारे खाली spots होते हैं, खाली जगह होते हैं। These cavities These cavities are of characteristic shape and possesses active groups such as NH2, COOH, OH, etc। ये जो कैविटी है, जो खाली जगह है, वहाँ पे एक्टिव ग्रुप्स होते हैं इस टाइप के, जो अमीन हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट विच हैव कंप्लीमेंट्री शेप fit into these cavities just like a key fits into a lock। तो जो रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्टेंट्स रिएक्शन के लिए आते हैं, वो क्या करते हैं कि इस कैटलिस्ट के एंजाइम कैटलिस्ट के कैविटी में, मतलब उनके जो खाली जगह है उस जगह पे जाके वो फंसते हैं, और इस तरीके से फंसते हैं कि एक लॉक में, मतलब एक ताले में चाबी फंसता हो। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ग्रुप्स ऑफ कैटलिस्ट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड फर्स्ट। तो ये जो एक्टिव ग्रुप्स हैं इनके वजह से क्या होता है कि एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है सबसे पहले, मतलब सबसे पहले एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, which then decomposes to yield the product and enzyme molecule। और उसके बाद यही कॉम्प्लेक्स क्या होता है, टूटता है कि प्रोडक्ट देने के लिए और वापस से एंजाइम कैटलिस्ट को देने के लिए। तो सच मैकेनिज्म की एंड लॉक मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1913 बाय द बायोकेमिस्ट मिखेलिस एंड मेंटेन। इट मे बी एक्सप्रेस्ड काइनेटिकली एज, मतलब ये इस टाइप से दिखाया जा सकता है। आप इसको एक बार वापस से पढ़िए, कोई डाउट है तो पूछिए। देखिए कोलॉइडल पार्टिकल, देखो आपने 10th में एक कोलॉइडल जो सेक्शन है ये हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, लेकिन फिर भी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो आपने पहले देखा है या किया है। 10th में आपने एक एग्जांपल प्रैक्टिकल किया होगा 9th या 10th में। पानी में आप अगर चौक के पाउडर को डाल दो, ठीक है, तो वो जो चौक का पाउडर है वो होगा क्या कि पानी में घुलेगा नहीं, लेकिन और ना ही पानी में जाके नीचे बैठेगा, मतलब ना ही वो प्रेसिपिटेट दिखाएगा और ना ही पूरी तरीके से घुल जाएगा। वो होगा क्या कि उस पानी में बस इधर उधर आपको तैरता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये भी कोलोइडल पार्टिकल्स की तरह ही दिखते हैं हमको। ठीक है, अब ये आप एक एग्जांपल और देख सकते हो। देखो घर में अगर कहीं छोटा सा छेद हो और वहां से रोशनी आ रही है तो आपको वहां पे उस रोशनी में डस्ट पार्टिकल्स उड़ता हुआ दिखेगा, वो भी कोलोइडल पार्टिकल्स का एग्जांपल है। देन आप लाइट गाड़ी चलाने वक्त जब लाइट
पड़ती है, लाइट जब पड़ता है रोड पे, तो वो भी कोलोइडल पार्टिकल्स का एग्जांपल, उस लाइट में आपको डस्ट देखने को मिलता है। कंप्लीमेंट्री शेप कहने का मतलब है कोई भी आसानी से शेप ले सकता है। कोलोइडल का मैंने अभी एग्जांपल दिया है सिर्फ, ठीक है। कोलोइडल हमको पढ़ना है इसी चैप्टर में आगे, कैटलिस्ट के बाद का सेक्शन है कोलोइडल। इस चैप्टर का 3 सेक्शन है, एक तो आपका एडसॉर्प्शन, दूसरा आपका कैटलिस्ट, और तीसरा है कोलोइडल सॉल्यूशंस। और डाउट है कुछ या आगे चले? तो डाउट है किसी को और इसमें? इसकी जो थ्योरी है, देखिए ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 है, ये जस्ट आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन थ्योरी है, ठीक है। वहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लिखते थे, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स लिखते हैं। वहाँ पे रिएक्टेंट लिखते थे, यहाँ सबस्ट्रेट लिखते हैं। एंजाइम में कैविटी का मतलब है, देखिए आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, तो एंजाइम्स में कैविटी का क्या मतलब होता है। कैविटी एक छोटा छोटा छेद का, वहाँ पे छेद है, ठीक है, जिस जगह पे रिएक्टेंट्स जाके फंसते हैं और रिएक्शन देते हैं, ठीक है, उसको हम पोर्स भी कह सकते हैं। पोर्स, छोटे छेद को भी कर, जैसे आपके हाथ में देखो, आपको पसीना आता है, तो पसीना कैसे निकलता है? आपके हाथ में जो पोर्स हैं, जो छोटे छोटे छिद्र हैं, उससे पसीना निकलता है। तो उसी तरीके से जो एंजाइम्स हैं उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम कैविटी कहते हैं, और वहां पे रिएक्टेंट्स जाके फंसता है और तब जाके आपको रिएक्शन दिखाता है। तो एंजाइम्स में कैविटी होंगे ही होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने कुछ लिखा है कि इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और वहाँ पे कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। जैसे पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ O2 के, ऑक्सीजन के प्रिपरेशन में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। देन हैबर्स प्रोसेस, अमोनिया के प्रिपरेशन में Fe एज ए कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम एज प्रोमोटर यूज किया जाता है। देन ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस, जहाँ पे HNO3 प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है फैक्ट्री वगैरह में, वहाँ पे प्लैटिनम गेज या प्लैटिनम जो है उसको यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। चैम्बर प्रोसेस, H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग में नाइट्रिक ऑक्साइड यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में। देन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जहाँ पे H2SO4 प्रोडक्शन किया जाता है, वहाँ पे V2O5 यूज करते हैं। देन डीकन्स प्रोसेस, देखिए ये सब जो है, ये सब मैं नाम बोल रहा हूँ साइंटिस्ट के, ठीक है, ये सब साइंटिस्ट के नाम है, उनके नाम के ऊपर प्रोसेस रखा गया है जिसमें हम स्पेशली इन सब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं या बनाते हैं। तो Cl2 का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको डीकन्स प्रोसेस कहते हैं। डीकन नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार इस प्रोसेस को बताया था, तो इसलिए उनके नाम पे रखा गया है। कैटलिस्ट है CuCl2। देन बॉश प्रोसेस, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, वहाँ कैटलिस्ट यूज करते हैं Fe2O3 प्लस Cr2O3। देन वेजिटेबल घी, जो घी खाने के काम में आता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग में हम निकल और कॉपर यूज करते हैं। निकल हमारा कैटलिस्ट है, कॉपर हमारा प्रोमोटर है। देन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर कहने का मतलब है वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड और हमको अल्कोहल देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो H2SO4 यूज किया जाता है। देन एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ अल्डिहाइड, यहाँ पे अल्डिहाइड बनाने के लिए जो प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज होता है वो हमारा OH यूज किया जाता है। देन इनोलाइजेशन ऑफ कीटोन, कीटोन को इनोल ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए
H+ या OH- कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। देखो मैंने आपको इनॉल आइसोमराइजेशन पढ़ाया था, कीटो इनॉल आइसोमराइजेशन, ठीक है, तो वहां पे ये प्रोसेस यूज किया जाता है और उस कंडीशन में H+ चाहे OH जो है ये हमारा कैटलिस्ट होता है। आपको जो आइसोमरिज्म पढ़ाए थे ध्यान से सुनिए, कीटो इनॉल आइसोमरिज्म, उसमें ये चीज यूज करते हैं। देन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ने के लिए जियोलाइट्स का काम होता है और ये एक प्रोसेस है जिसमें हम पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पेट्रोल बनाने के काम में ये प्रोसेस यूज किया जाता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। इसको आप एक बार देखिए, पूरे प्रोसेस को एक बार रीड आउट कर लीजिए।